Good morning all of you my students and you're welcome on my channel फरहत इंग्लिश यूटोपिया। चैनल का नाम आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की। चैनल और इस वीडियो की ख़ास बात यह है कि यहाँ आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है क्वेश्चन को प्लस उसके ऑप्शन को, और वो राइट ऑप्शन ही क्यों है इसके पीछे छिपे हुए एक तरह से रीज़न को, यानी आपके साथ पूरा कंटेंट ही डिस्कस हो रहा है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जो हमारे पास ऑप्शन है कि ये ऑप्शन ही राइट क्यों है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन राइट क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं इस चैनल पर। इसलिए आपके लिए ये चैनल, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर प्रीवियस वीडियोस काफ़ी अच्छा कंटेंट के साथ मैंने अपलोड की हैं। आप उनसे भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। द टाइटुलर फिगर ऑफ फेडरिको गार्सिया लॉर्का's elegy Lament for Ignacio Sanchez Mejías was। टाइटुलर फिगर फेडरिको गार्सिया लॉर्का's की इलेजी है, लेमेंट फॉर इग्नाशियो सेंचेज मीजियास वाज। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए पॉपुलर मेटाडोर एंड राइटर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए पॉपुलर मेटाडोर एंड राइटर। एक्सप्लेनेशन, this explanation is here. Okay, Federico Garcia Lorca's elegy Lament for Ignacio Sanchez Mejías on lament for the death of bullfighter is a long elegy divided into 4 parts corresponding to 4 dramatic moments. It was written to commemorate and celebrated the death of a man who may considered the bravest and most gallant matador of Spain. Ignacio Sanchez Mejías was also Federico Garcia Lorca's great friend. In this poem, there is complete identification between poet and speaker. Is that clear? Next paragraph is the Federico del Sagrado Corazon de Jesus Garcia Lorca 1898 to 1936 was a Spanish poet, playwright and theatre director. ए ऑप्शन ही हमारे पास क्यों है राइट ऑप्शन, ये आपने ऊपर के पैराग्राफ में अच्छे से देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि फेडरिको डेल सैग्रेडो थे कौन। तो फेडरिको डेल सैग्रेडो का पूरा नाम आप समझिए। फेडरिको डेल सैग्रेडो कैराजन डी जीसस गार्सिया लॉर्का है। 1898 टू 1936 में इनका टाइम पीरियड रहा और ये स्पेनिश पोइट हैं। ये एक प्ले राइटर थे और थिएटर के डायरेक्टर थे। बस आप इतना इनके बारे में जान लीजिए। नोटेबल वर्क्स इनका क्या है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रेशंस बाय पॉयसेजेस इम्प्रेशन एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट टू इज द लिब्रो डी पोएम्स, बुक ऑफ पोएम्स 1921। थर्ड इज द प्राइमिरोर कैंशियनेस 1936। सेलेक्ट ट्रांसलेशंस, पोएम ऑफ डीप सॉन्ग, क्रिप्सी बलाड्स, सोनेट ऑफ डार्क लव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया है हमारे सामने। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, Okay, next question is 27. Early African American texts like slave narratives were often described as told to narratives as their authors dictated their experiences. The persons who noted down these experiences are. D option is the right option. Amanuenses, इसको देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को तो क्लियर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। Amanuensis, a literary or artistic assistant, in particular one who takes dictation on copies manuscript. Amanuensis word originally taken from Latin amanu, which means serves a manu, slave at hand writing secretary, and ensis means belonging to. Early 17th century Latin from serves a manu, slave at hand writing secretary plus ensis belonging to। ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बताया गया है कि एमिनेंसिस क्या है। ये लिटरेरी में या आर्टिस्टिक असिस्टेंट के रूप में काम करता है, और जब भी हम मनुस्क्रिप्ट की कोई कॉपी तैयार करते हैं तो एमिनेंसिस वर्ड ओरिजिनली अगर देखा जाए तो लैटिन के अमनु से बना है, जिसका मतलब है सर्व्स ए मनु, यानी स्लेव
एट हैंड राइटिंग, मतलब हैंड राइटिंग से लिखे हुए हाथ से सेवा करना, वो उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है एमिनेंसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन ऑफ द लेस नोटिस्ड एंड एक्नॉलेज्ड डिस्टिंक्शन ऑफ द कैंटरबरी टेल्स इज दैट। तो कैंटरबरी टेल्स तो आप जानते ही हैं, चाउसर, रिटन बाय द चाउसर। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इंस्टीड ऑफ रिवीलिंग इंग्लैंड्स डिविजन्स रिवेल्ड इन इट्स डाइवर्सिटी। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन का आंसर भी, यानी ये ऑप्शन भी। The Canterbury Tales, considered as a first literary work following pentameter and express the diversity of England communism instead of revealing England's divisions. The Canterbury Tales is a collection of 20 stories that runs to over 1700 lines written by Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was an English poet and known as the father of English literature, and he was the first writer to be buried in Poets' Corner of Westminster Abbey. Is that clear? Notable poems of his Troilus and Grisid. Second is the Nun's Priest Tale. Third is the Parliament of Fowls, and the fourth the House of Fame. Movies: A Knight's Tale, The Canterbury Tales. Okay, is that clear? D option is the right option. Instead of revealing England's division, it revealed in its diversity. Next question is the which of the following is the most accurate description of Butler English? B option is the right option. A minimal pidgin that emerged during colonial times in the Madras Presidency. Explanation is Butler English, also known as bearer English or kitchen English, is a dialect of English that first developed as an occupational dialect in the years of the Madras Presidency in India. The name derives from its origin with butlers, the head servants of British colonial households, and the English that they used to communicate with their masters. Butler English persisted into the second half of the 20th century beyond the independence of India and was subject to Providian influence in its phonology. Is that clear? B option is the right option. A minimal pidgin that emerged during colonial times in the Madras Presidency. Okay, next question is the in the spring of 1941, Nikos Kazantzakis embarked on one of his most ambitious projects, a play known as Youngets. What English Greek title is it now known as? बताइए 1941 में किस नाम से इनको जाना जाता था? तो वो है बुद्धा। सी नेम इज़ द राइट बुद्धा। अब इसको हम और थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। नाइकोस Kazantzakis 1883-1957 was a Greek writer and known as a giant of modern Greek literature. He was nominated for the Nobel Prize in Literature in 9 different years. Youngets is a river in China, but here Youngets refer to the English title Buddha, where writer talks about the considerable and hypothesis story of Buddha's life and his journey. Notable works of his: first is The Serpent and Lily, signed with the pen name Karma Nirvani, 1908. Second is the one-act play title Comedy, 1909. Okay, next question is the next question. Identify the character, a black-eyed dwarf who constantly revealed a few discolored fangs that were yet scattered in his mouth and gave him the aspect of a panting dog. ये कैरेक्टर आपको यहाँ पर क्या करना था? आइडेंटिटी इसकी करनी है। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। डैनियल क्विल्प इन द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। डैनियल क्विल्प इज़ द राइटर ऑफ दिस वर्क। यहाँ पे देखते हैं द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इज़ वन ऑफ द 2 novels which published along with short stories in Charles Dickens' weekly serial Master Humphrey's Clock from 1840 to 1841. The character of a black-eyed dwarf is Daniel Quilp, who is one of the main antagonists in the novel.
Quilp is a vicious, ill-tempered and grotesque dwarf and is the villain of the novel. Other characters of the Old Curiosity Shop: Nell Arendt, Dick Swiveller, Kit Nubbles, Garel Father. Charles John Huffam Dickens (1820–1870) was an English writer who figured out actually poverty problems and life sketches of fictional characters. He regarded by many as the greatest novelist of the Victorian era, and next is the notable work of his. First of all, A Tale of Two Cities, 1859, and second is The Frozen Peep, and third is The Oliver Twist, 1839. Four is the David Copperfield autobiography, 1849–50. Fifth is The Great Expectations, 1860–61, and sixth, A Christmas Carol, 1843. Is that clear? Okay. Next question देखते हैं हम अपना. Next question is the 33 questions is the good thing about words Hanif Qureshi remarks in loose terms is that their final effect is incalculable. You can never know what your words might turn out to mean for yourself or for someone else, or what the word they make will be like. Anything could happen. The problem with the silence is that we know exactly what it will be like. Qureshi in some suggest first option is the right option and fourth option is the also right option. First option is there is always some risk involved in writing speaking. First option is there is always some risk involved in writing speaking, and fourth is the unpredictable indeed is the strength of words. First and fourth option is the right, so C option is the right. Explanation. Okay. Explanation is here. Hanif Qureshi suggests that the writing of any work focus always risk because of society influence as well as contemporary writing pressure and the exact words of expressing emotions as in speaking. Sometimes the word contain a different meaning considered by reader. Hanif Qureshi is a novelist of Pakistani, British playwright, screenwriter and filmmaker. Is that clear? Why is the C option is the right? तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन क्यों राइट है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. हनीफ कुरैशी के बारे में थोड़ा सा इनकी आइडेंटिटी और इनके बारे में जान लीजिए. हनीफ कुरैशी इज़ ए नॉवलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं और ब्रिटिश प्ले राइटर भी रहे, स्क्रीन राइटर भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं. एंड द works of his: first, The Buddha of Suburbia, 1990. Second is The Black Album, 1995. Third is The Gabriel's Gift, 2001. And fourth, The Body, 2003. Story collection: Love on Blue Time, 1997. Midnight All Day, 1999. And third is The Collected Essays, Faber and Faber, 2011. Okay. Next question is the Arnold Wesker is associated with kitchen sink drama, a rather condescending title applied to the then new wave realistic drama depicting the family lives of working class characters on stage and in broadcast plays. Two of the following plays begin with one character doing the dishes in a kitchen sink. Identify the pair. Second and third is the right answer. Chicken soup with barley, and third is the roots. Second and third option right option, and C option is the right. Second and third. Why is the C option is right? Okay. See the explanation of this. Arnold Wesker, first of a trilogy play, Chicken Shop with Barley, performed on stage at the Belgrade Theatre in Coventry in 1958. The two other plays of that trilogy, Roots and I Am Talking About Jerusalem, also premiered. The play is split into 3 acts consisting each with 2 scenes. The plays are Kitchen Sink play drama traces the Jewish Khan family's downfall of their ideals in changeable world. Wesker explores how they struggle to maintain their conviction on the term of Jewish communist. Sir Arnold Wesker was a widely known as English dramatist and author of 50 plays, short stories containing 4 volumes,
2 volumes of essays. Okay, is that clear? आर्नोल्ड वेट्सकर के बारे में भी आप जान गए होंगे कि वो एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, ऑथर हैं, जिन्होंने 50 प्लेज के लगभग लिखा है। शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, ये उनके 4 वॉल्यूम हैं, 2 वॉल्यूम उनके एस्से के भी हैं। ठीक है, ये सारा उनका वर्क है। नेक्स्ट वर्क ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स। Notable works: first, There Very On and Golden City. Second is the Vescus Trilogy. Third is the Journalist. Awards: first, Italian Marzotto Prize, and second is the Frontier Lifetime Achievement Award. Okay. Next question is the tomorrow and tomorrow and tomorrow in this petty pace from day to the last dash of recorded time. And all our yesterdays have lighted forth the way to dusty death. Out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that dash and frets his hour upon the stage. And then is a dash no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Fill in the blanks, choose the set that carries the correct words. The correct words is the D option is the right option. Creeps, syllable, struts, heard. Explanation of this. Yeah, here. Creeps in this pretty pace from day to day. Next, to the last syllable of recorded time. That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale. Okay, is that clear? Okay, next question is in Thomas More Utopia, book 2, the reader is told that in this new world there are few mistakes in marriage because D option is the right option. Prospective husband and wife see one another naked before agreeing to the match. Okay, D option is the right option of this mistake in marriage because prospective husbands and wives see one another naked before agreeing to the match. Explanation of this question. Here, Utopia 1516 in Latin, a socio-political satire and fictional work of Thomas More. In Utopia, More describe a imaginative world which have not any earthly problem, and the phenomena of each aspect is heavenly. The life sketches of marriage never satisfy wife and husband. They have to nag one another before knowing. Is that clear? Okay. Thomas More his work C.W. Couplet work. First, Utopia 1516 CW4 मतलब C.W. Couplet work. Okay. Second, Responsio ad Lotherum 1523 CW7. Third, Against Irith 1532 CW7. 4, Apology 1533 CW9 Couplet work. Okay, his work Couplet work. Okay, next question. Next question is in which of his novels does Italo Calvino construct his narrative through a tarot pack of cards and reinterpret the Western canon, providing new versions of Oedipus Rex, Faust, Hamlet, Macbeth, and King Lear? Yeah, it is the A option is the right. The Castle of Crossed Destinies. The Castle of Crossed Destinies. Explanation of this question. The Castle of Crossed Destinies, 1973, written by Italian writer Italo Calvino. His inspiration turns the 78 tarot cards to an entirely new use that links image and word to the purposes of narrative. A band of travelers trapped in an ominous castle in the heart of a wood find themselves struck dumb and is only able to converse by using the tarot cards to tell each other how they came to the castle. Okay, is that clear? A option is the right option. And Hello Calvino's 1923-1985 was an Italian journalist and writer of short stories and novels. And his notable works: Our Ancestor Trilogy, the Cosmiconics collection of short stories. Second is The Invisible Cities, and third is The Baron in the Trees. Awards:
फर्स्ट वर्ल्ड फैंटेसी अवार्ड 1982, द बगेटो प्राइज 1959, द थर्ड इज़ द वायरगियो प्राइज। Okay, The Castle of Crossed Destinies written by Italian writer Italo Calvino, his inspiration। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि द कास्ट ऑफ क्रॉस डिस्टिनीज किसके द्वारा लिखा गया? कैल्विनोस के द्वारा लिखा गया। अब कैल्विनोस कौन थे? हालो कैल्विनो पूरा नाम था, इसको समझिए आप। हालो कैल्विनो 1923-1985 के बीच जो था इनका टाइम पीरियड रहा, और ये एक इटालियन जर्नलिस्ट थे, राइटर थे, शॉर्ट स्टोरीज राइटर थे, और ये नावल भी लिखते थे। इज दैट क्लियर? ओके, या प्रैक्टिस सेट इज़ द कंप्लीट। या ओके, नेक्स्ट आपका ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ। इसी तरह आपके साथ हम काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। और एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे तो वही इन्फॉर्मेशन माइंड में ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा टाइम तक के लिए जो है फीड रहती है, ताकि जब हम अपने राइट ऑप्शन पर टिक मार्क करें तो हमें कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप एक्सप्लेनेशन एंड राइट ऑप्शन को ही ज़्यादा फोकस करें और उस पर ध्यान दें। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप भी जानते हैं कि बहुत ही अब डीप पैटर्न हो गया है, टफ पैटर्न हो गया है NTA का जो पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आपको उसी के लेवल की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। चलिए, जो बच्चे आज इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। और आने वाली मेरी नई वीडियो इसी तरह से बेस रहेंगी, कंटेंट बेस रहेंगी और प्लस प्रैक्टिस सेट बेस रहेंगी, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अच्छे ढंग से करवा सकूं। ये मेरा एक एफ़र्ट है आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बच्चे यहाँ पर पुराने हैं और वो इस चैनल को या वो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो भी जो भी वीडियो आया करें उन्हें ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हर वीडियो में बहुत कुछ अच्छा कंटेंट होता है। तो आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर कितने अच्छे ढंग से आपको एक एक क्वेश्चन प्लस उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, अब हम आपसे अलविदा कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह अच्छा कंटेंट लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।